23 अप्रैल 2026 एक आदमी कानपुर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की 5वीं मंजिल की बिल्कुल एज पर खड़ा है। इसका दिल जोरों से धड़क रहा है और हाथ कांप रहे हैं। ये जानता है कि अगर एक कदम भी आगे बढ़ाया तो सीधा नीचे गिरेगा और इसकी जान जाने की पूरी संभावना है, लेकिन फिर भी ये यहाँ अपनी मर्जी से खड़ा है। इसका नाम प्रियांशु श्रीवास्तव, उम्र सिर्फ 23 साल। बाय प्रोफेशन ये एक लॉयर है और यहाँ आने से सिर्फ कुछ मिनट पहले इसने अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर एक फोटो पोस्ट करी थी। इस नोट में प्रियांशु ने अपने पापा के बारे में लिखा था कि पापा, क्या आपको याद है जब मैं सिर्फ 5 या 6 साल का था तब एक दिन मैंने बिना किसी को बताए फ्रिज में रखा मैंगो जूस पी लिया था। मैं जानता हूँ आपने मुझे ये करने से मना किया था, लेकिन पता नहीं मुझे क्या लगा और मैंने किया, और जानते हो आपने क्या पनिशमेंट दी उसके बदले? याद है आपको? आपने मुझे नंगा करके घर से बाहर भगा दिया, सारे पड़ोसियों के सामने। और याद है जब मैं 9th क्लास में था, आपने मुझे जबरदस्ती कंप्यूटर साइंस का सब्जेक्ट लेने पर मजबूर किया। मुझे धमकी दी कि अगर ये सब्जेक्ट नहीं चुना तो मुझे घर से बाहर निकाल दोगे, जबकि मेरा कोई इंटरेस्ट भी नहीं था इस सब्जेक्ट में। मैंने बार बार बताया था हर छोटी चीज के लिए जब मैं आपकी बात न मानता मुझे इसी तरीके से आप धमकाते थे। एक बार तो मैं इस सबसे परेशान होकर घर से भागकर ट्रेन से मथुरा स्टेशन तक चला गया था। मुझे लगा कि जब मैं बड़ा होऊंगा तो ये चीजें कम हो जाएंगी। हाई स्कूल पास करके मैंने ट्यूशन पढ़ाना शुरू किया ताकि घर के खर्चे में हाथ बटा सकूं, लेकिन इन तमाम कोशिशों के बावजूद आप हमेशा मेरी बेइज्जती करते रहे, मुझे गंदी गंदी गालियां देते रहे, हर छोटी चीज पर शक करना, एक एक मिनट का हिसाब मुझसे मांगना। ये मेरे लिए सही में टॉर्चर था और पूरी जिंदगी मैंने ये टॉर्चर सहा। आज मैं बहुत बेसहाय महसूस करता हूँ। मेरे पास ना अपना घर है ना अपना ऑफिस, और ऐसी टॉर्चरस बेगैरत जिंदगी जीने का कोई फायदा नहीं है। मैं हार गया पापा, आप जीत गए, कॉन्ग्रेचुलेशंस। बस एक चीज मैं कहना चाहूंगा बाकी सभी लोगों को जो इस नोट को पढ़ रहे होंगे कि मेरी लाश को मेरे पापा को छूने भी मत देना, और ऐसा पिता भगवान करे किसी को भी ना मिले। और दोस्तों, फिर प्रियांशु एक कदम आगे बढ़ाता है और हमेशा के लिए इस दुनिया से चला जाता है। जाहिर सी बात है ये एक एक्सट्रीम केस था, लेकिन जो पैटर्न इसमें दिखता है वही पैटर्न बहुत सारे इंडियन परिवारों की कहानी है। स्ट्रिक्ट पेरेंटिंग, फोर्स्ड करियर चॉइसेस, बार बार कंट्रोल बनाए रखना, अपने बच्चों को इमोशनली निग्लेक्ट करना। प्रियांशु ने लिखा था कि माँ बाप को इतना भी सख्त नहीं होना चाहिए कि बच्चों को हर पल घुटन महसूस होने लगे, लेकिन फिर भी करोड़ों इंडियन परिवारों में किसी ना किसी लेवल पर ऐसा ही होता है। आइए आज के वीडियो में अपने पेरेंट्स को बेहतर समझते हैं। आखिर इंडियन पेरेंट्स इतने स्ट्रिक्ट क्यों होते हैं? क्या असर पड़ता है स्ट्रिक्ट पेरेंटिंग का बच्चों पर और समाज पर, और क्या है यहाँ पर ऑल्टरनेटिव? नमस्कार दोस्तों, साल 1960s में एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थी डायना बाउमरिन नाम से, जिन्होंने पेरेंटिंग को 4 स्टाइल्स में डिवाइड किया। ये 4 पेरेंटिंग स्टाइल्स आज के दिन भी बहुत पॉपुलर हैं और एक ग्राफ पर प्लॉट किए जा सकते हैं, जहां पर एक्स एक्सिस पर है डिमांडिंगनेस, मतलब एक पेरेंट की कितनी ज्यादा एक्सपेक्टेशन होती है एक बच्चे से, कितनी ज्यादा चीजें डिमांड करता है एक पेरेंट, और वाई एक्सिस पर है रिस्पॉन्सिवनेस, यानी कि एक पेरेंट कितना प्यार से पेश आता है अपने बच्चे के साथ। इसमें पहला स्टाइल आता है अथॉरिटेरियन पेरेंटिंग, यानी एक बच्चे का माँ या बाप बिल्कुल डिक्टेटर की तरह है, बहुत स्ट्रिक्ट और बहुत ज्यादा डिमांड्स रखता है बच्चे से। एक बार कोई रूल्स बना दिए तो बना दिए, ये मत पूछो कि क्यों बनाए, अगर मैंने ऐसा कहा है तो ऐसा करना ही होगा। अगर इसे मेरे घर में रहना है, मेरा कमाया हुआ खाना है, पहनना है, तो मेरे ही हिसाब से रहना पड़ेगा। लेकिन मुझे फैक्ट्री में काम नहीं करना। तुमसे पूछा कोई? पूछा कोई? बोर क्या रहा? बेग घुमा के चमाट देंगे, आंखें उपल कर बाहर आ जाएगी। दूसरा स्टाइल होता है परमिसिव पेरेंटिंग। इसका ठीक ऑपोजिट है। इसमें पेरेंट्स बहुत ही लीनियंट होते हैं, जो बच्चे को करना है करने दो, कोई रूल्स नहीं है, कोई बाउंड्रीज नहीं, खुली आजादी है पूरी तरीके से बच्चे के पास। तीसरा स्टाइल है निग्लेक्टफुल पेरेंटिंग। परमिसिव पेरेंटिंग में फिर भी बच्चे से थोड़ा प्यार जताया जाता है, लेकिन इस केस में वो भी नहीं। पेरेंट्स बच्चों की लाइफ में बिल्कुल भी इन्वॉल्व नहीं होते, कोई रूल्स नहीं, कुछ सपोर्ट भी नहीं। जब बच्चों को आपकी सबसे ज्यादा जरूरत होती है तब आप आराम से छोड़ के चले जाते हो और फिर पूरी लाइफ ऐसे कंप्लेन करते रहते हो कि ये मुंह बनाती है, ये करती है, वो करती है। How could you just abandon me? और चौथी कैटेगरी आती है अथॉरिटेटिव पेरेंटिंग, जिसमें पेरेंट्स बच्चे से अच्छे से कम्युनिकेट करते हैं, लेकिन प्रेशर बनाने की जगह उसे अच्छे से चीजों को समझाते हैं। साथ ही साथ पेरेंट्स बच्चों की बात भी सुनते हैं और अपने रूल्स को मॉडिफाई करने को भी तैयार रहते हैं बच्चों की विशेष को देखकर। अब क्या आप गेस कर सकते हो दोस्तों, ज्यादातर इंडियन पेरेंट्स इनमें से कौन सी कैटेगरी में आते हैं? इसका सही जवाब है पहली कैटेगरी। लगभग 62% इंडियन पेरेंट्स अथॉरिटेरियन है, यानी स्ट्रिक्ट रूल्स ना के बराबर
बराबर सपोर्ट और जो मैंने कहा है वो करना ही होगा। ऐसे पेरेंट्स के बच्चे जब अपने हिसाब से चीजें करने की कोशिश करते हैं या कोई गलती कर देते हैं तो उसे बड़ी सजा भी दी जाती है। यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिस्टल की एक मेटा एनालिसिस में पाया गया है कि भारत में 74% बच्चे फिजिकल अब्यूज फेस करते हैं और 72% बच्चे इमोशनल अब्यूज। अगर ये नंबर आपको शॉकिंग लग रहा है तो इससे भी ज्यादा शॉकिंग है 2015 का ये सर्वे, जिसमें आप इंडियन पेरेंट्स और फॉरेन कंट्रीज के पेरेंट्स में फर्क साफ देख सकते हो। इस सर्वे में 16 देशों के पेरेंट्स से पूछा गया कि बच्चे के लिए आपकी टॉप प्रायोरिटी क्या है लाइफ में। इंडिया के 51% पेरेंट्स ने कहा कि बच्चे का करियर में सक्सेसफुल होना उनके लिए टॉप प्रायोरिटी है। इन 16 देशों में से इंडिया इकलौता देश था जिसमें पेरेंट्स की ये टॉप प्रायोरिटी थी। ये एक बहुत ही एक्सेप्शनल नंबर है क्योंकि ग्लोबली बाकी देशों में सिर्फ 30% पेरेंट्स ने बच्चों के करियर सक्सेस को टॉप प्रायोरिटी बताया। फ्रांस, कनाडा, यूके, यूएसए जैसे देशों में 70% से ज्यादा पेरेंट्स ने कहा कि बच्चों की खुशी उनके लिए टॉप प्रायोरिटी है। चाइना में 72% पेरेंट्स ने कहा कि बच्चों की हेल्थ उनके लिए टॉप प्रायोरिटी है। इवन इंडोनेशिया, मलेशिया और टर्की जैसे देशों में मेजॉरिटी पेरेंट्स ने बच्चों की खुशी को टॉप प्रायोरिटी बताया। तो इंडियन पेरेंट्स बड़े अनोखे हैं इस मामले में कि वो पढ़ाई और करियर को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। हर मारपीट, हर डांट सिर्फ इसी चीज के लिए होती है कि बच्चा पढ़े, अच्छे मार्क्स लाए, सक्सेसफुल बने अपने करियर में। लेकिन यहीं पर आती है सबसे बड़ी आयरनी। ये स्ट्रिक्ट पेरेंटिंग ही है जो सबसे ज्यादा बच्चों की पढ़ाई और करियर को डैमेज करती है। ज्यादा स्ट्रिक्ट होने का सीधा सीधा इंपैक्ट पड़ता है बच्चों की एकेडमिक परफॉर्मेंस पर। जापान और अमेरिका के बच्चों पर की गई इस कंपैरेटिव स्टडी को देखिए। इसमें पाया गया कि अथॉरिटेरियन पेरेंटिंग से बच्चों में मोटिवेशन कम हो जाती है, एकेडमिक अचीवमेंट्स बच्चों की कम हो जाती हैं। इंडिया की भी एक ये स्टडी है जो दिखाती है कि स्ट्रिक्ट पेरेंटिंग से एकेडमिक मोटिवेशन कम होती है और इसका नुकसान सिर्फ स्कूल में मार्क्स या एग्जाम परफॉर्मेंस तक सीमित नहीं है। अथॉरिटेरियन पेरेंटिंग से बड़े हुए 10 में से 7 बच्चे एंग्शियस और 10 में से 6 बच्चे अपनी खुद की वैल्यू नहीं जानते, क्योंकि बार बार पेरेंट्स ने डांट डांट कर उनके अंदर इतना डर भर दिया है कि पूरी जिंदगी वो बस डरते ही रहे हैं। क्योंकि उन्होंने अपने पेरेंट्स को कभी नहीं कहना नहीं सीखा, इसलिए बड़े होकर वो ना कभी अपने बॉस को इनकार कर पाते हैं, ना कभी अपने पार्टनर को। बचपन से ही उन्हें सिखाया गया कि अपनी जो भी फीलिंग्स हैं उन्हें अंदर दबा कर रखो, तो वो कभी अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करना भी नहीं सीखे। जैसे कि 29 साल की ध्वनि का केस देखिए। उसकी अपनी चॉइसेस को लेकर अपने पेरेंट्स से खूब लड़ाइयां हुई। इस वजह से उसे पैनिक अटैक्स आने लगे। अंत में उसने अपने पेरेंट्स से अपनी जिंदगी को छुपाना शुरू कर दिया। एक डबल लाइफ जीने लगी, कॉलेज में कुछ और, घर पे कुछ और। घर पर वो वैसा ही बिहेव करती जैसे उसके पेरेंट्स चाहते, लेकिन घर से बाहर निकलते ही उसकी पर्सनैलिटी पूरी तरीके से बदल जाती। इस डबल लाइफ की एक कीमत थी जो उसे अपनी मेंटल हेल्थ से चुकानी पड़ी। ये एक रियल केस है जो द स्वॉर्डल की इस रिपोर्ट में मेंशन किया गया है। ध्वनि को आज अपनी एंजाइटी मैनेज करने के लिए थेरेपी लेनी पड़ रही है और ऐसी ही डबल लाइफ बहुत से लोग जी रहे हैं। अथॉरिटेरियन पेरेंट्स बच्चों के सारे डिसीजंस खुद लेना चाहते हैं। इस वजह से बच्चे इंडिपेंडेंटली सोचने की एबिलिटी ही डेवलप नहीं कर पाते और यही कारण है कि बहुत से इंडियन एडल्ट्स 25 से 30 साल की उम्र में भी अपनी जिंदगी के बेसिक डिसीजंस नहीं ले पाते हैं। शायद आप में से भी बहुत सारे लोग इन प्रॉब्लम से रिलेट करेंगे। ये डबल लाइफ जीना, ये बेसिक डिसीजंस ना ले पाना। ऐसे में अक्सर लोग अपने पेरेंट्स से सीधा बात भी नहीं कर पाते कि मुझे ये करियर नहीं चुनना, मुझे ये नहीं करना अपनी जिंदगी में। वो हिम्मत नहीं जुटा पाते। ये टॉपिक दोस्तों सही में काफी गहरा है और एक वीडियो में इसके बारे में सब कुछ बता पाना आसान नहीं है। असली सवाल यहाँ पर यह है कि आज भी करोड़ों इंडियन पेरेंट्स इतने स्ट्रिक्ट क्यों हैं आखिर? उतार बच्चा का रो रही है, आप उसको ध्यान बच्चा। अथॉरिटेरियन पेरेंटिंग की वजह से साफ तौर पर डिप्रेशन, लो सेल्फ कॉन्फिडेंस, खराब एकेडमिक परफॉर्मेंस और जीवन भर के ट्रस्ट इश्यूज देखने को मिलते हैं। लेकिन स्ट्रिक्ट पेरेंटिंग का सबसे डिस्टर्बिंग इंपैक्ट वो है जो साइंस ने हाल ही में ही डिस्कवर किया है। साइकियाट्रिस्ट रेचल यहूदा ने होलोकॉस्ट सर्वाइवर्स के बच्चों पर एक रिसर्च की। उनमें उन्होंने पाया कि इन बच्चों के कॉर्टिसोल लेवल्स और स्ट्रेस हार्मोन्स नॉर्मल बच्चों से अलग थे क्योंकि उनके पेरेंट्स ने ट्रॉमा झेला था। जरा एक बार समझ कर देखो ये किसकी बात हो रही है। ये वो बच्चे नहीं है जो कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स में गए थे नाजीज के समय में। ये उन सर्वाइवर्स के बच्चे हैं। ये खुद कभी डायरेक्टली होलोकॉस्ट में नहीं गए थे, लेकिन उनके शरीर में उस ट्रॉमा की छाप थी। यानी कि ट्रॉमा जीन्स में ट्रैवल करता है। जब इंडियन पेरेंट्स अपने बच्चों के साथ स्ट्रिक्ट होते हैं तो वो ट्रॉमा सिर्फ उस एक बच्चे तक नहीं रुकता, वो अगली जनरेशन को भी बायोलॉजिकली इफेक्ट कर सकता है। अब आप सोचोगे कि अगर हालत इतनी ही खराब है तो आज भी करोड़ों इंडियन पेरेंट्स क्यों स्ट्रिक्ट हैं?
इसका जवाब दोस्तों जितना आप सोचते हो उससे कहीं ज्यादा डीप है। चाइना में एक ऑफिशियल सोशल क्रेडिट सिस्टम है जिसमें सरकार हर सिटीजन को अच्छा या बुरा रेट करती है। इंडिया में ऐसा कोई ऑफिशियल सिस्टम नहीं है, लेकिन एक अनऑफिशियल सिस्टम जरूर है जो शायद ज्यादा पावरफुल है, और इसका नाम है लोग क्या कहेंगे। बेटा आर्ट्स पढ़ना चाहता है, लोग क्या कहेंगे। हंसेंगे लोग, कहेंगे कि फाइनल ईयर में आके छोड़ दिया। बेटी ने अपनी पसंद का लड़का चुन लिया, अरे लोग क्या कहेंगे। अनन्या से तुम्हारा शादी नहीं हो सकता, कम्युनिटी में हमारा नाम मत बिगाड़ो। इंडिया में ये सिस्टम सब पर लागू होता है, हर जाति, हर धर्म, हर जेंडर, हर क्लास पर। और एक्चुअली में कौन है ये लोग? पड़ोसी, रिश्तेदार, मम्मी का किटी ग्रुप, पापा के ऑफिस के कोलीग्स, जिनका ओपिनियन आपकी असली आइडेंटिटी से ज्यादा मैटर करता है। ऐसा क्यों है? क्योंकि इनका ओपिनियन आपके पेरेंट्स की सोशल स्टैंडिंग डिसाइड करता है, और अगर ये सोशल स्टैंडिंग एक बार खराब हुई तो सब कुछ इंपैक्ट हो सकता है। उनकी रेपुटेशन, शादी के रिश्ते, बिजनेस कनेक्शंस और बच्चों का फ्यूचर। एक इंडियन लड़की की पूरी जिंदगी इमेजिन करो। बचपन में ही उसे बताया जाता है कि वो पराई है और एक दिन उसे दूसरे घर जाना होगा। बेटी तो होती ही पराई अमानत है, एक दिन तो उसे अपने घर जाना ही है। इसके बाद वो शादी करके अपने पति के घर जाती है, और यहाँ भी उसकी खुद से ज्यादा परिवार की बहू की आइडेंटिटी होती है। तो ऐसे में एक इंडियन महिला को अपनी रियल आइडेंटिटी, अपनी अथॉरिटी कब मिल पाती है? जब वो एक माँ बनती है। साइकोलॉजिस्ट सुधीर कक्कड़ के मुताबिक माँ बनने के बाद पहली बार ऐसा होता है जब एक महिला परिवार और समाज में अपने लिए जगह बना पाती है, और इसलिए उसकी पूरी आइडेंटिटी, पूरा अस्तित्व बच्चे पर डिपेंड करता है। बच्चा उसका सोशल वैलिडेशन है। अगर बच्चा खराब निकला तो उसकी पूरी आइडेंटिटी पर ही क्वेश्चन मार्क लग जाएगा, और ये वो रिस्क है जो वो ले नहीं सकती। इसलिए इन सामाजिक कंडीशंस के चलते माँ को स्ट्रिक्ट होना पड़ता है। ज्यादातर केसेस में जब पेरेंट्स बच्चों पर स्ट्रिक्ट होते हैं तो असल में वो सोशल सिस्टम में खुद को बचा रहे होते हैं, जिसमें रेपुटेशन, उनकी इज्जत ही करेंसी है। और यहीं से ही आती है इमोशनल ब्लैकमेलिंग। प्लेन चाहिए कि नहीं तुम्हें? मुझे रिश्वत दे रहे हैं। जिसे सुनकर हमें लगता है कि पेरेंट्स ताने मार रहे हैं, अपना फ्यूचर तुम्हारे फ्यूचर के लिए कुर्बान कर दिया मैंने। हम खुद भूखे रहे ताकि तुम्हें एक महंगे स्कूल में पढ़ा सके। एक ही एयर कंडीशनर अफोर्ड कर सकते थे हम, और वो हमने अपने नहीं फरहान के कमरे में लगाया ताकि वो सुकून से पढ़ सके। ऐसी लाइनें मैनिपुलेट करने के लिए नहीं बोली जाती, ये एक्चुअली में उनकी रियलिटी है। उन्होंने सच में सैक्रिफाइस किया है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि ये सैक्रिफाइस एक इनविजिबल डेट बन जाता है जो पूरी जिंदगी बच्चों के सर पर लटका रहता है। इसके अलावा जिस तरीके से स्ट्रिक्टनेस आती है बच्चों की जिंदगी में, वो भी बच्चों के मन पर गहरा असर डालती है, क्योंकि बच्चों को समझ ही नहीं आता कि ये क्या हो गया। मशहूर साइको एनालिस्ट सुधीर कक्कड़ कहते हैं कि एक इंडियन बच्चे की जिंदगी एक्चुअली 2 हिस्सों में बटी होती है। पहले 4-5 साल की एज तक बच्चा माँ के ज्यादा पास रहता है, और माँ बच्चे की हर जिद और जरूरत को पूरा करती है। बच्चे को एक राजा या रानी की तरह ट्रीट किया जाता है, जो बच्चा कह रहा है उसे दे दो, अरे ये तो मेरा लाडला है, अरे मेरा प्यारा। लेकिन फिर जैसे ही बच्चा 5 या 6 साल की उम्र का होता है, बच्चे को, खासकर बेटे को, सडनली माँ की छाया से निकालकर घर के मर्दों के हवाले कर दिया जाता है, बाप, चाचा, ताऊ या दादा के पास, और उनसे एक्सपेक्टेशंस भी एकदम बदल जाती है। इस दूसरे फेज में रिश्ते एक बिजनेस ट्रांजैक्शन की तरह होते हैं। बच्चे को जैसा कहा है वैसा ही करना होगा तो प्यार मिलेगा, और अगर शरारत और नुकसान करता है तो उसे सजा मिलती है। इसे लेकर एक बड़ी पुरानी कहावत भी है, 5 बरस लाड, 10 बरस ताड़, और 16 के बाद मित्र समान व्यवहार। पहले 5 साल परमिसिव पेरेंटिंग, और फिर एकदम से अथॉरिटेरियन पेरेंटिंग। ये सब अचानक से होता है बिना किसी वार्निंग के, जिसके कारण उस बच्चे के मन में बैठ जाता है कि ऑटोनॉमी का मतलब है पनिशमेंट, और कंप्लायंस, अगर मैं पेरेंट्स की सुनूंगा, कंप्लाई करूंगा उनकी बातों से, तो उसका मतलब है प्यार। और इसी से ही एक और चीज भी आती है, हायरार्की। इंडियन सोसाइटी एक हायरार्की पर चलती है जिसमें बड़े माफी नहीं मांगते, क्योंकि माफी मांगने से अथॉरिटी कमजोर हो जाती है। प्रियांशु श्रीवास्तव की कहानी याद कीजिए, उसके पिता ने 6 साल के बच्चे के साथ जो किया, उसके लिए कभी माफी नहीं मांगी। प्रियांशु जिंदगी भर उस ह्यूमिलिएशन के साथ जीता रहा, और जब एक पेरेंट कभी सॉरी भी नहीं बोलता तो बच्चा सीखता है कि उसकी फीलिंग्स मैटर नहीं करती। अब इस स्ट्रिक्टनेस के पीछे इकोनॉमिक रीजंस भी हैं। इंडियन पेरेंट्स अक्सर बच्चों के करियर को लेकर इतना स्ट्रिक्ट इसलिए होते हैं क्योंकि इंडिया में कोई रिलायबल पेंशन सिस्टम नहीं है। इंडिया का पेंशन सिस्टम दुनिया के सबसे खराब सिस्टम्स में से एक है। बुजुर्गों के लिए रिटायरमेंट का इंश्योरेंस उनके बच्चे ही हैं, लेकिन अगर बच्चा सक्सेसफुल ही नहीं होगा तो बुढ़ापे में उनका क्या होगा? ये भी एक जेन्युइन डर है, और ये भी एक कारण है कि पेरेंट्स क्यों स्ट्रिक्ट होते हैं। रिसर्चर मिला टूली ने दिल्ली की 30 मिडिल क्लास फैमिलीज पर एक स्टडी की और पाया कि इंडिया में
बच्चे करना कपल्स के लिए एक सोशियो रिलीजियस ऑब्लिगेशन है, यानी बच्चे पैदा करना एक चॉइस नहीं है, ये एक ड्यूटी है। और जब आप बच्चों को ड्यूटी के तौर पर पैदा करते हो तो पेरेंटिंग भी एक ड्यूटी बन जाती है। आप बच्चे की जरूरतें तो पूरा कर देते हो, लेकिन बच्चे के इमोशंस उन्हें कभी नहीं समझ पाते, क्योंकि खुद इमोशनली बच्चे के लिए तैयार नहीं। और फिर इस ड्यूटी के बच्चे से उम्मीद की जाती है कि वो भी अपने माँ बाप के प्रति अपनी ड्यूटी निभाएगा। क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर शेफाली सबारी अपनी किताब द कॉन्शियस पेरेंट में कहती हैं, जब पेरेंट्स बच्चों को कंट्रोल करते हैं तो वो एक्चुअली बच्चों को कंट्रोल नहीं कर रहे होते, वो अपने पास्ट, अपने खुद की एंग्जाइटी को कंट्रोल कर रहे होते हैं। अगर पेरेंट्स पढ़ाई में अच्छे नहीं रहे और उसके कारण जीवन में उन्होंने स्ट्रगल किया तो उन्हें डर रहता है कि उनका बच्चा नहीं पढ़ा तो वो भी उन्हीं की तरह स्ट्रगल करेगा। हर बाप जो इंजीनियर नहीं बन पाया वो अपने बेटे को इंजीनियर बनाना चाहता है। मेरा बेटा इंजीनियर बनेगा। हर माँ जो डॉक्टर नहीं बन पाई वो बेटी को डॉक्टर बनाना चाहती है। लड़का हुआ तो इंजीनियर, लड़की हुई तो डॉक्टर। बच्चा एक इरेजर बन जाता है पेरेंट्स की अनफिनिश्ड लाइफ के लिए, और इसीलिए जब बच्चा उस रास्ते पर नहीं चलता जो पेरेंट्स ने प्लान किया था तो पेरेंट्स को एंग्जाइटी होती है, और अपनी इसी एंग्जाइटी में वो बच्चों पर और ज्यादा स्ट्रिक्ट हो जाते हैं। यही कारण है कि आपने बहुत से पेरेंट्स को बोलते हुए सुना होगा, मैं अपने बच्चे का भला चाहती हूँ इसीलिए इतनी स्ट्रिक्ट हूँ। ये असल में एक पेरेंट्स की विश है कि जो वो नहीं कर पाए उनका बच्चा वो कर सके। और ये प्रोजेक्शन सिर्फ अंदर से नहीं आती, समाज से भी आती है, और उसका नाम है शर्मा जी का बेटा। ये शर्मा जी का बेटा हमेशा आपसे आगे रहता है। उसके 95% आए, आपके सिर्फ 89%। उसने 25 साल की उम्र में शादी कर ली, आप 30 के होकर भी सेटल नहीं हो पाए। अब कुछ भी कितना भी कर ले, पेरेंट्स के पास हमेशा जवाब होता है, अरे शर्मा जी के बेटे को देखा है, वो कहाँ पहुंच गया। असल में जो पेरेंट्स ऐसा कहते हैं वो आपको शर्मा जी के बेटे के साथ कंपेयर नहीं कर रहे होते, बल्कि वो खुद को शर्मा जी से कंपेयर कर रहे होते हैं। अगर आप शर्मा जी के बेटे से हार गए तो आपके पेरेंट्स भी शर्मा जी से हार जाएंगे। तो अब आप समझ रहे हो ना कि ये सिस्टम कितना गहरा है, इसकी जड़ें कितनी मजबूत है। समाज, सोसाइटी, चाइल्डहुड, इकोनॉमिक्स और पेरेंट्स का अपना ट्रॉमा, इन सारे फैक्टर्स के जुड़ने की वजह से आपको रिजल्ट देखने को मिलता है स्ट्रिक्ट पेरेंट्स, अथॉरिटेरियन पेरेंट्स। लेकिन अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल यहाँ आता है, आखिर इस सिस्टम को बदला कैसे जाए। अगर आप इस साइकिल से थक गए हैं और अपने बच्चों को वो ट्रॉमा नहीं देना चाहते जो आपको मिला है, तो आप साइकिल ब्रेकर बनिए। साइकिल ब्रेकर वो इंसान होता है जो जनरेशन से चली आ रही अनहेल्दी साइकिल को तोड़ता है। ये करने के लिए सिर्फ अच्छे इंटेंशंस काफी नहीं है, इसके लिए आपको ये समझना होगा कि स्ट्रिक्ट पेरेंटिंग की जगह एक्चुअली में क्या किया जाए, क्या आना चाहिए उसकी जगह। याद है शुरू में मैंने वो 4 पेरेंटिंग स्टाइल्स बताए थे, इनमें से 2 एक दूसरे से काफी मिलते जुलते थे नाम वाइज, अथॉरिटेटिव पेरेंटिंग और अथॉरिटेरियन पेरेंटिंग। इन दोनों का नाम चाहे सिमिलर हो, लेकिन इन स्टाइल्स में जमीन आसमान का अंतर है। अथॉरिटेटिव पेरेंटिंग में रूल्स बनाए जाते हैं लेकिन उनकी एक्सप्लेनेशन भी दी जाती है, बाउंड्रीज हैं लेकिन प्यार भी है। पेरेंट्स बच्चों को अपनी बात कहते भी हैं लेकिन बच्चों की बात सुनते भी हैं, और बच्चों को अपनी गलतियों से सीखने दिया जाता है। कुछ दिनों में भी रिजल्ट आने वाला है। हाँ तो आपको क्या लगता है मेरा होगा? मुझे लगता है तेरा नहीं भी हुआ ना तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। कई दशकों की रिसर्च ने ये चीज क्लियरली बताई है कि अथॉरिटेटिव पेरेंटिंग सबसे हेल्दी है। इसमें बच्चे सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंट, खुश और सक्सेसफुल रहते हैं। और अथॉरिटेरियन से अथॉरिटेटिव बनना ये 4 प्रिंसिपल्स पर टिका है। पहली प्रिंसिपल है कनेक्शन बिफोर करेक्शन। साइकोलॉजिस्ट जॉन गॉटमैन के मुताबिक बच्चे के प्रॉब्लमैटिक बिहेवियर का इमोशनल सोर्स समझना गुड पेरेंटिंग के लिए असली की है। अगर बच्चा आपसे रूठ जाता है या आप पर गुस्सा होता है तो उस पर चिल्लाने की जगह उसके इमोशंस को समझने की कोशिश करो कि वो ऐसा क्यों बिहेव कर रहा है। और जब बच्चा अपनी बात बताए तो उसे डिसमिस करने की जगह उसे समझाओ कि वो चीज क्यों गलत है। ऐसी ऊटपटांग चीजों की आदत पड़ रही है तुम्हें। आपके लिए उठपटांग होगा, मेरे लिए नहीं। तुम्हारे दोस्तों के पेरेंट्स जितने पैसे नहीं है हमारे पास, पैसे बचाया करो। और इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि बच्चे को कुछ भी सिखाने से पहले कनेक्शन बनाना जरूरी है। बच्चे को आपसे डर नहीं लगना चाहिए, बल्कि सेफ, सीन और सूदिड और सिक्योर फील होना चाहिए। इन्हें 4 S's कहा जाता है जो आपके बच्चे का पूरा इमोशनल डेवलपमेंट बदल सकते हैं। आपके साथ सुरक्षित महसूस होना, देखा जाना, सिक्योर फील करना। और कनेक्शन बनाने का मतलब ये नहीं कि आप कभी गुस्सा नहीं होंगे। कई बार होगा कि बच्चा गलती करेगा और आप गुस्सा होगे, कभी कभार आप चिल्लाएंगे, ये इनएविटेबल है। लेकिन जो मैटर करती है चीज वो है रिपेयर। जब आपको ऐसा फील होता है, जब आपको गुस्सा आता है, तो आपको उस मोमेंट पर थोड़ा रुकना होगा,
थोड़ा सोचकर रिस्पॉन्ड करना होगा ताकि आप साइकिल ब्रेक कर सको। इसको एक रियल लाइफ एग्जांपल से समझते हैं। अगर बच्चे ने गुस्से में कोई खिलौना तोड़ दिया तो ज्यादातर पेरेंट्स का नेचुरल रिस्पॉन्स रहता है कि अब तुझे दूसरा खिलौना नहीं मिलेगा। लेकिन सही चीज यहां पर क्या होगी, उसे बताओ कि मैं समझ सकता हूं आप गुस्से में हो और गुस्सा आना स्वाभाविक है। गुस्से में अक्सर मन करता है कि चीजें उठाकर फेंको, लेकिन ऐसे चीजें तोड़ने से हमें नुकसान होता है। गुस्से के लिए कोई और आउटलेट ढूंढने की कोशिश करो, जैसे कि शायद तकिए को फेंकना। ऐसे बताओगे तो बच्चा अपने इमोशंस को एक्नॉलेज करना और हैंडल करना सीखेगा। दूसरी प्रिंसिपल, ऑटोनॉमी ओवर कंट्रोल। स्ट्रिक्ट पेरेंट्स सीधे सजा सुना देते हैं कि तुमने ये किया इसलिए आज टीवी नहीं देखने को मिलेगा। लेकिन अथॉरिटेटिव पेरेंट्स बच्चे को सजा का डर दिखाने की जगह उसके एक्शंस का नेचुरल रिजल्ट एक्सपीरियंस करने देते हैं। एक बार फिर से रियल लाइफ एग्जांपल से समझते हैं। अगर बच्चा जैकेट पहनने से मना कर रहा है, बाहर ठंड है, तो ज्यादातर पेरेंट्स क्या करते हैं, चुपचाप बैठ के जैकेट पहन ले, नहीं हम बाहर नहीं जा रहे, या फिर 2 थप्पड़ मार के उसे जैकेट पहनाते हैं। लेकिन यही चीज करने का बेहतर तरीका क्या है, आप बच्चे को समझाओ कि बाहर ठंड है इसलिए जैकेट पहनना अच्छी चीज है। मैं वार्न कर रहा हूं, बाहर ठंड लग जाएगी अगर जैकेट नहीं पहनी तो। लेकिन फिर भी अगर आप बिना जैकेट के बाहर जाना चाहते हो तो जा सकते हो। ऐसे में जैकेट को अपने बैग में या उसके बैग में रख लो और वो बाहर जाएगा, 2 मिनट ठंड एक्सपीरियंस करेगा। जब उसे खुद ठंड लगेगी तो वो खुद से डिसीजन लेगा जैकेट पहनने का। इसी चीज को ऑटोनॉमी कहा जाता है कि बच्चे ने कुछ एक्शन लिया, उसने उसका कॉन्सिक्वेंस फेस किया और वहां से उसने लेसन सीखा। डांटने या सजा देने से ये लेसन नहीं सीखा जाएगा। अमेरिकन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स के मुताबिक स्पैंकिंग, पिटाई करने से बच्चे में एग्रेशन बढ़ता है। बच्चा बस डरता है, सीखता नहीं। और वहीं दूसरी तरफ बच्चों को ऑटोनॉमी देना और उन्हें समझाना बेहतर काम करता है। जैसे नेदरलैंड्स के देश को देख लो, वहां के पेरेंट्स इंडियन पेरेंट्स से बिल्कुल ऑपोजिट है। वो स्ट्रिक्ट नहीं है बल्कि बच्चों को ऑटोनॉमी देते हैं। यूनिसेफ के मुताबिक नेदरलैंड्स दुनिया में बच्चों की वेलबींग में नंबर 1 रैंक पर आता है। नेदरलैंड्स में 87% टीनेजर्स अपनी लाइफ से सेटिस्फाइड हैं। वहीं इंडिया में जहां स्ट्रिक्ट पेरेंटिंग को इतना ग्लैमराइज किया जाता है, वो वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में 147 कंट्रीज में 116th रैंक पर आता है। ना बच्चे खुश हैं ना पेरेंट्स। तीसरी प्रिंसिपल, रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस। आपको बच्चे से वो एक्सपेक्टेशंस रखनी चाहिए जो रियलिस्टिक हो, जिन्हें वो पूरा कर सके। अपने सपनों को बच्चों के ऊपर ना थोपो। अगर आप डॉक्टर नहीं बन पाए तो जरूरी नहीं कि बच्चा पैदा होते ही आप डिसाइड कर दो कि ये डॉक्टर बनेगा। जहाँ तुम्हारा जी चाहे जाओ, जो जी चाहे करो, जिस तरह जिंदगी जीनी है जियो। करियर डिसीजंस पर बच्चों के साथ एक ऑनेस्ट कॉन्वर्सेशन करनी चाहिए। और यहाँ पर एक 5:1 का गोल्डन रूल भी आता है। एक नेगेटिव बात कह रहे हो तो पहले 5 पॉजिटिव बातें भी कहो बच्चों से। केवल क्रिटिसिज्म नहीं, प्रेज भी करो। और कंपेयर कभी मत करो, अपने भाई बहनों से भी नहीं। अब यहाँ पर रूल सेट करने भी जरूरी है, लेकिन उन रूल्स के साथ एक्सप्लेनेशन भी होनी चाहिए कि ये रूल बनाया है तो क्या कारण है इसके पीछे, इससे आपको क्या फायदा होगा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आप खुद भी उन रूल्स को फॉलो करो, क्योंकि बच्चे आपकी बातों से ज्यादा आपके एक्शन से सीखते हैं। You got a dream, you got to protect it. अगर आप बच्चों से कहते हो कि रूडली बिहेव नहीं करना, लेकिन उनके सामने आप किसी दूसरे इंसान के साथ सड़क पर रूडली बिहेव करते हो, तो बच्चा भी वही सीखेगा। चौथी प्रिंसिपल, हील योरसेल्फ फर्स्ट। हर इंडियन पेरेंट सोचता है कि बच्चे के लिए सबसे बड़ी इनहेरिटेंस क्या है, प्रॉपर्टी, FD या सोना। लेकिन साइंस कहती है कि सबसे वैल्यूएबल इनहेरिटेंस है इमोशनली रेगुलेटेड पेरेंट्स। Don't ever let somebody tell you you can't do something. Not even me. वो रेचल यहूदा वाली रिसर्च याद है? ट्रॉमा जीन्स में ट्रैवल करता है। इसका रिवर्स भी सच है। अगर आप हील करते हो तो आपके बच्चे एक हेल्दी बेसलाइन से शुरू करेंगे। आपका खुद से एक बेहतर इंसान बनना सबसे बड़ी इनहेरिटेंस है जो आप अपने बच्चों के लिए छोड़ सकते हो। प्रियांशु श्रीवास्तव ने अपने नोट में लिखा था, पापा मैं हार गया, आप जीत गए। लेकिन पेरेंटिंग कोई कंपटीशन नहीं है। किसी एक के जीतने के लिए दूसरे का हारना जरूरी नहीं है। अनफॉर्चुनेट चीज ये है कि हर साल 14,000 से ज्यादा स्टूडेंट्स इस कंपटीशन को हारते हैं। आप अकेले इस पूरे इकोसिस्टम को तो नहीं बदल सकते, लेकिन आप अपने घर में ये साइकिल जरूर ब्रेक कर सकते हैं। कंट्रोल की जगह कनेक्शन बनाओ, और इस सिस्टम को बदलने से ना सिर्फ आप अपनी जिंदगी और अपने परिवार की जिंदगी बेहतर बनाओगे, बल्कि देश का फ्यूचर भी सेट करोगे। इस कंप्लीट गाइड को यहाँ क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हो। अब ये चेन ब्रेक करना आपके ऊपर है। बहुत बहुत धन्यवाद।